गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आज का जो सेक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। आज हम रैपिड रिवीजन इसका करेंगे। क्या आप भी इस चैप्टर पर अटके हुए हैं कि पोलिनोमियल किसको कहते हैं, ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ये क्या होता है, ये अल्फा बीटा ये क्या है। आज हम इस सीरीज में इसको एक शॉर्ट में खत्म कर देते हैं। आप बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। इस वीडियो के बाद आप जितनी भी इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे, ठीक है। बट आप पेशेंस रखिएगा। तो चलिए आज का सेक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि पोलिनोमियल्स हम किसको कहते हैं, पोलिनोमियल्स किसको कहते हैं। ये रैपिड रिवीजन है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वेरिएबल्स किसको कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स वेरिएबल्स वो होते हैं, मान के चलते हैं कि इसमें हम ऐसे टर्म्स लेते हैं, या आप कह सकते हैं कि ए से लेकर जेड तक जितने भी ये जो है इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इनका वैल्यू जो होता है वो चेंज होता है, वो वेरी करता है। यहां तक क्लियर है कि वेरिएबल्स का मतलब होता है कि जिनका वैल्यू चेंज हो जाए। क्लियर है। अगर मैं यहां पर लिखूंगा 4x इज इक्वल टू 5, यहीं पर भी मैं लिखता हूं 2x प्लस 5। क्या x का वैल्यू यहां पर 5/4 निकला, x का वैल्यू यहां पर 5/2 निकला। इसका मतलब होता है कि x का वैल्यू, ये एक वेरिएबल है, इसका वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है। यहां तक क्लियर है। वेरिएबल्स हम उनको कहते हैं कि जिनका वैल्यू क्या हो जाए, चेंज होता है शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट उनका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो जाता है। मान के चलते कि मैं यहीं पर लिखता हूं 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो ये 5 है ये यहां पर क्या है, कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिखूंगा 2x प्लस 5, एक्स इज इक्वल टू 5/2, यहां पर x इज इक्वल टू -5/4, यहां पर माइनस आ, ठीक है। तो यहां पर ये 5 है, ये वही रहा, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो 5 है ये चेंज नहीं हो जाता है, ठीक है। ये चेंज कभी नहीं हो जाएगा, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हम किसको कहते हैं कि जो वेरिएबल के साथ में हो, वेरिएबल के बगल में जो नंबर आता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। मान के चलते कि मैं लिखता हूं यहां पर 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ये मैंने एक यहां पर एक इक्वेशन लिखी। तो जो x है ये क्या है, वेरिएबल। तो वेरिएबल के बगल में एक नंबर है, दैट इज 4। तो 4 क्या है, ये यहां पर दैट इज ए कोफिशिएंट। यहां तक क्लियर है। तो कोफिशिएंट हम किसको कहते हैं कि जो वेरिएबल के बगल में हो। यहां पर जरूरी नहीं कि हम x ही ले, तो 4 जेड भी मैं ले सकता हूं। 4 जितने भी यानी वेरिएबल हम कोई भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि वेरिएबल का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाता है, कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं हो जाता है। यहां तक क्लियर है। ये मैं कुछ बेसिक चीजें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद हम कहते हैं कि टर्म्स किसको कहते हैं? टर्म्स हम उसको कहते हैं कि जब एक वेरिएबल और कोफिशिएंट आपस में मिल जाए। यहां पर मैंने 4x लिखा, ये क्या है, एक टर्म है। यहां पर मैंने लिखा 3y, ये क्या है, एक टर्म है। यहां पर वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट है बगल में, तो मैं कहूंगा कि ये 3 क्या है, ये कोफिशिएंट है। तो ये क्या है, 3y, ये एक टर्म है, ठीक है। तो टर्म के बेसिस पर फिर इक्वेशंस डिवाइड की जाती हैं। मोनोमियल यानी एक टर्म, इसी तरीके से बाइनोमियल, उसमें 2 टर्म्स आती हैं। ट्राइनोमियल 3 टर्म्स आते हैं, इसी तरीके से। यहां तक क्लियर है। ये आपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कि पोलिनोमियल्स हम किसको कहते हैं। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं। क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब यहां पर बात आई कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है ये एक ऑपरेशन का होता है, यानी आप समझिएगा कि ये ग्रुप ऑफ टर्म्स होता है, ग्रुप ऑफ टर्म्स। यहां तक क्लियर है। तो मैं यहां पर अगर लिखूंगा 4x प्लस वाई
प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन यहां पर मैंने लिखी। तो ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं कि ग्रुप ऑफ टर्म्स। यहां पर मैंने लिखा है कि ग्रुप ऑफ टर्म्स। तो अलजेब्रिक यानी अलजेब्रिक का मतलब होता है कि ऑपरेशन। तो मैं कहूंगा कि ये जो इक्वेशन यहां पर मैंने लिखी ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो पोलिनोमियल हम किस एक्सप्रेशन को कहेंगे, ये आप याद रखिएगा। असल में मुझे ये बात आपको बतानी थी कि पोलिनोमियल हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसके पावर में क्या हो, होल नंबर हो। लेकिन किसके पावर में, वेरिएबल के पावर में। अभी मैंने आपको बताया कि वेरिएबल हम किसको कहते हैं, कि वेरिएबल हम उसको कहते हैं कि जिसका वैल्यू चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि वेरिएबल के ऊपर क्या है, एक होल नंबर है, होल नंबर है, यानी जीरो भी होगा, जीरो से लेकर जितने भी नंबर्स हैं दीज आर दे होल नंबर्स, 0 1 2 3। तो अगर आप वेरिएबल के ऊपर होल नंबर को देखते हैं तब जाकर आप कहिएगा कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पोलिनोमियल है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो अब जो पोलिनोमियल है इसी बेसिस पर इसको भी डिवाइड किया गया। आप मान लीजिए हम कहते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल किसको कहेंगे, पोलिनोमियल आपको समझ में आ चुका होगा कि वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके पावर में क्या होगा, होल नंबर होगा। लेकिन यहां पर लीनियर है, उसका मतलब है कि उसके पावर में हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसी तरीके से आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसका मतलब है पोलिनोमियल आपको समझ में आ चुका है कि वो एक्सप्रेशन, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर में क्या है, होल नंबर है। लेकिन क्वाड्रेटिक उसका मतलब है कि उसके पावर में क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से क्यूबिक जिसके पावर में क्या होगा, 3 होगा। यहां तक कहिएगा कि पोलिनोमियल्स के एग्जांपल मैं देता हूं कि कौन कौन है। मान के चलते अगर मैं यहां पर लिखूंगा 4x प्लस, तो कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मैंने यहां पर लिखी। अब हम देखेंगे कि इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में कौन सा पोलिनोमियल है। तो आपको पोलिनोमियल समझ में आ चुका है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके पावर में क्या हो, होल नंबर, लेकिन किसके पावर में, वेरिएबल के पावर में। यहां तक क्लियर है? सबसे पहले जाने की कोशिश करेंगे तो यहां पर भी होल नंबर है, 1 है, तो मैं कह सकता हूं ये एक क्या है, ये एक पोलिनोमियल है। इसी तरीके से यहां पर 2y है, यहां पर अंडर रूट y है। ये आप याद रखिएगा, अंडर रूट का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि ये रेडिकल साइनस होते हैं। इसका मतलब होता है कि उस नंबर के पावर में क्या है, हाफ है। क्या 1/2 एक होल नंबर है? नहीं है। तो मैं कह सकता हूं कि ये पोलिनोमियल नहीं है, बल्कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरीके से यहां पर अंडर रूट 2x प्लस, ये क्या है, देखो यहां पर x के पावर में क्या है, 1 है। ये जो रूट है ये ऑनली किस पर है, पावर में क्या है, होल नंबर 2 है। तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, पोलिनोमियल है। लेकिन कैसे, अब आप कहोगे कि यहां पर 2 के ऊपर अंडर रूट है, आपको उस पर नहीं जाना है, क्योंकि अंडर रूट 2 मैंने आपको पहले ही कहा कि आपने x के पावर में देखना है कि होल नंबर है या नहीं है। कांस्टेंट या कोफिशिएंट के ऊपर अगर हो भी अंडर रूट तो कोई परवाह नहीं, वो फिर भी क्या है, एक अलजेब्रिक, वो फिर भी क्या है, एक पोलिनोमियल है, अगर वहां पर वेरिएबल के ऊपर क्या हो, होल नंबर हो। इस तरीके से यहां पर 9x² अंडर रूट, ये अंडर रूट क्या है, x² पर भी है, 9 पर भी। तो मैं कह सकता हूं कि 3x, क्योंकि 3² x² के ऊपर अंडर रूट है, उसका मतलब है 3x इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो यहां से फिर ये कट जाएगा, उसका मतलब है 3, वहां पर क्या बच गया, 3x है। क्या 3x एक पोलिनोमियल है? हाँ, ये क्या है, एक पोलिनोमियल है। इसी तरीके से x 16y क्या है, उसके उस ऊपर क्या है, रूट है। तो 16 को मैं लिख सकता हूं 4, लेकिन y पर क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, यहां पर स्क्वायर नहीं है। तो मैं कह सकता हूं ये एक पोलिनोमियल नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहां तक क्लियर है? आपको समझ में आ चुका होगा। लीनियर पोलिनोमियल जो है उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? इसी तरीके से जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन ये आपको याद रखना है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहां पर 0 को पुट करूंगा तब जाकर ये सारा क्या बन जाता है, 0, तब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं रहा, तब ये क्या रहा, लीनियर पोलिनोमियल। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ क्या इस x या a की जगह 0 को रहूं तब जाकर ये 0 बन जाता है, तो मैं कहूंगा कि ये क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरीके से क्यूबिक पोलिनोमियल में ax³
सॉरी, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। आपको याद रखना कि ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब जाकर ये पोलिनोमियल नहीं रहता है। कौन सा पोलिनोमियल? क्यूबिक पोलिनोमियल। यहां तक क्लियर है? देखो, हम क्या कह रहे थे कि जो पोलिनोमियल होते हैं, तो क्लास 9th में आपने क्या पढ़ा कि जो पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, यानी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये क्या है? एक पोलिनोमियल है। लेकिन कौन सा पोलिनोमियल? ये एक लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स है। यहां तक क्लियर है? तो आप क्या कहते थे कि जो लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स होता है, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं? सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस का मतलब ऐसे वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जब मैं इसमें पुट करता हूं तब जाकर ये, यानी इसके बराबर आता है, या आप कह सकते हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यहां तक क्लियर है? तो आप जब ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करते थे तो वहां पर जो लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स का जो सॉल्यूशन होता था वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आती थी, यानी जहां से भी ये स्ट्रेट लाइन गुजर जाती थी। यहां तक क्लियर है? तो वो लाइन क्या होती थी? वो लाइन उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते थे। यहां तक क्लियर है? तो आपने समझा कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता है, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं, जब हम उसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं तब जाकर उसके जो सॉल्यूशंस की का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस उसके होते हैं। इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। जिस तरीके से अगर मान के चलते कि मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर मान के एक्स की जगह 2 लिखूंगा, ठीक है? तो y का वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये क्या आ जाए? 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 4y इज इक्वल टू 5/3। तो जब आप 5/3 y की जगह जब आप 5/3 को रखेंगे तब जाकर ये जो इक्वेशन है ये इसके बराबर आ जाएगा। यानी मैं अगर यहाँ पर 1 रखूंगा तो इसका एक अलग y का एक अलग वैल्यू निकल जाएगा। तो इन शॉर्ट में कह सकता हूं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं। अगर हम उसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तब जाकर जो उस सॉल्यूशन की जो लाइन है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। यहां तक क्लियर है कि जीरोस ऑफ पोलिनोमियल हम किसको कहते हैं? तो हमारे पास कुछ पोलिनोमियल थी। सबसे पहली पोलिनोमियल क्या थी? कि लीनियर पोलिनोमियल जिसके पावर में क्या हो? 1 हो। उसकी जनरल फॉर्म क्या थी? कुछ इस तरीके से, ठीक है, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल हम किसको कहते हैं? कि एक ऐसा वैल्यू, x का ऐसा वैल्यू जब मैं उसको इक्वेशन में पुट कर जाऊं तो ये उसको सेटिस्फाई करेगी। यहां तक क्लियर है? मान के चलते हैं कि मैं 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेता हूं, मुझे x का वैल्यू लेना है। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके का एक नंबर आता है x का वैल्यू। अगर मैं इस x के वैल्यू को यहां पर कर लेता हूं तब जाकर मुझे ये जो है ये इसके बराबर निकलेगा, यानी LHS मुझे RHS के बराबर निकलेगा। तो आप समझिए कि जो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल होते हैं वो एक ऐसा वैल्यू होता है, ये एक भी हो सकता है, 2, क्योंकि लीनियर में आप देखिएगा कि मैक्सिमम खाली एक ही क्या होता है? सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है, एक ही ऐसा एक वैल्यू होता है। इक्वेशन में पुट करते हैं तब जाकर इसकी जो तब जाकर वो वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। यहां तक क्लियर है? तो इसी तरीके से जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कुछ जनरल फॉर्म इस तरीके का था, ठीक है, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप याद रखिएगा कि इसके मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, ठीक है, यानी इसके खाली 2 वैल्यूज होंगे, 2 ऐसे जीरोस होंगे जब मैं उसको x की जगह पुट करूंगा तब जाकर LHS मुझे RHS के बराबर निकलेगा, ठीक है। आप समझिएगा कि जो मैक्सिमम पोलिनोमियल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट शुड बी ओनली 2, वो खाली 2 ही होते हैं। यहां तक क्लियर है? अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं, यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होते हैं? आपने कहा कि अभी मैंने आपको कहा कि 2 जीरोस होते हैं मैक्सिमम, ठीक है।
यानी एक्स के ऐसे दो वैल्यूज होते हैं, जब मैं उसको एक्स की जगह पुट करता हूं तब जाकर मुझे एल एच एस आर एच एस के बराबर निकल जाता है। यहां तक सॉफ्ट है, क्लियर है? तो अब हम वो सॉल्यूशन किसके जरिए से निकालते हैं? या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं, हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जरिए से हम इसके जीरोस निकालते हैं। यहां तक क्लियर है? ऑलरेडी वो शॉर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, उसके दो पार्ट्स हैं। एक में आप कहते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किसको कहते हैं, दूसरे में हमने ऑलरेडी आपसे ऑलरेडी उस वीडियो में कहा है कि किस तरीके से जीरोस निकालने पड़ते हैं उसमें, ठीक है? और कोफिशिएंट के दरमियान कुछ रिलेशन होती हैं। यहां तक क्लियर है? मान के चलते हैं कि आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी जनरल फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो आपने समझा कि जीरोज हम किसको कहने, ये एक ऐसा वैल्यू होता है, खाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कितने जीरोज होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के खाली 2 जीरोज होते हैं। यहां तक क्लियर है? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट के दरमियान जो रिलेशन है, अब कोफिशिएंट किसको हम कहते हैं? कोफिशिएंट हम इसको कहेंगे, ठीक है? एक्स के बगल में जो नंबर है, एक्स के बगल में जो नंबर है, दैट इज द कोफिशिएंट। क्लियर है? तो मान के चलते हैं कि यहां पर एक इक्वेशन, यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिखी, ठीक है? मान के चलते हैं कि इस इक्वेशन के 2 जीरोज हैं, या ये क्लियर है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक को हम अल्फा लेते हैं, दूसरी को हम क्या लेते हैं, बीटा लेते हैं। ये 2 जीरोज ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने मान के चला। तो एक रिलेशन बताई गई कि जो सम ऑफ जीरो जो होता है, दैट इज, मान के चलते हैं अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास क्या है, जीरोज हैं, वो किसके बराबर होता है, वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है। यानी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं, मान के चलते हैं कि अल्फा और बीटा उसके 2 जीरोज हैं, तो जब हम उनको सम करते हैं कि आपके पास ये कुछ रिलेशन आती है कि वो किसके बराबर हमेशा होते हैं, माइनस बी अपॉन ए, जहां पर जो माइनस बी यानी बी का वैल्यू यहां पर हमने कुछ लेना है, यहां मान के चलते हैं कि यहां पर क्या बी का वैल्यू 3 है, तो लेकिन पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन जो ये माइनस भी है ये इसका ये इस यहाँ पर इस रिलेशन का माइनस है, ठीक है? तो ए यहाँ पर आपके पास क्या है, 2। तो जब आप उन 2 जीरोज का सम करेंगे तो आपके पास हमेशा -3/2 आ जाता है। तो हम उसको देख भी लेंगे। तो मान के चलते कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के जरिए से हम उसको क्या करते हैं, इसके जीरोज निकालते हैं। तो उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हमें क्या करना पड़ता था, इस और इसको हमने प्रोडक्ट करना है, यानी इस कांस्टेंट और इस कोएफिशिएंट को हमने क्या करना पड़ता था, प्रोडक्ट। हमारे पास वो आता था -10, क्योंकि -5 × 2 10 के -10 के बराबर होता है। इसके फैक्टर्स निकालता हूं तो 5, तो इसके फैक्टर्स 2 और 5 निकल कर आते हैं। मुझे इसको इस तरीके से लिखना है कि जब मैं सम करूं तो मुझे 3x मिलना चाहिए। अगर मैं 2x² और प्लस 5x माइनस 2x लिखूं, क्योंकि 5 और -2 किसके बराबर आ जाता है, -10 के बराबर आता है। लेकिन अगर मैं सम करूं तो मेरे पास 3x आता है, तो मैं इस तरीके से इसको लिखूंगा। तो 2x यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, x कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बच गया, 2x + 5। यहां पर आप पहले ही लिखेंगे 2x + 5। अब आपने यहां पर ऐसा कुछ नंबर लिखना है कि जब मैं उसको अंदर से मल्टीपल दूं तो मेरे पास यहां ये आना चाहिए। तो अगर मैं -1 को अंदर से मल्टीपल दूंगा तो मेरे पास -2x -5 आता है। तो x - 1 2x + 5, तो x आपके पास एक 1 आ गया, और दूसरा x आपके पास क्या आया, x = -5/2। ये आपके पास 2 जीरोज है। तो मैंने क्या कहा था कि अल्फा और बीटा ये किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, जीरोज हैं। तो यहां से कुछ रिलेशन आती थी, तो यहां से हमने देखा कि -3/2 आ जाता है। जब हम इस इक्वेशन को उठाते हैं तो हमारे पास 101 प्लस -5/2, तो 1 -5/2, तो इसको क्रॉस मल्टीपल करते हैं, 2 - 5/2, तो यहां से -3/2, तो -3/2 इज इक्वल टू -3/2। आपने देखा, हमने इसको प्रूव करके भी देखा कि जो अल्फा और बीटा हैं, जो ये जीरो हैं, ये किसके बराबर होते हैं, -b/-a, जो कि ऑलरेडी हमने देखा। तो और एक रिलेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो किसके बराबर होते हैं? मान के चलते हैं कि अल्फा आपके पास क्या है, एक जीरो, बीटा आपके पास दूसरा जीरो है। जब मैं इन जीरोज को क्या करता हूं, प्रोडक्ट करता हूं, तो मेरे पास इसकी रिलेशन c अपॉन a के बराबर आती है। तो चलिए इस इक्वेशन में c क्या है मेरे पास c क्या है -5, तो मेरे पास a क्या है 2 है, तो ये आपके पास आना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी इसके जीरोज निकाले हैं, क्या क्या है, एक 1 है और दूसरा -5/2 है। तो मान के चलते हैं कि अल्फा मेरे पास 1 है इंटू -5/2। तो जब मैं इसको इसके साथ मल्टीपल देता हूं तो मेरे पास -5/2 इज इक्वल टू -5। क्या ये रिलेशन ठीक है? हाँ, हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, ठीक है। तो प्रोडक्ट में हमें क्या देखना था कि अल्फा और बीटा दो जीरोज हैं, तो उसके रिलेशन कुछ इस तरीके के हैं, और अल्फा प्लस बीटा इसकी रिलेशन कुछ इस तरीके की है, ठीक है। अगर आपके पास ये यानी प्रोडक्ट या हम कह सकते हैं कि सम दिया होगा, तो यानी आपके पास ये क्या है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। क्या थी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी? 2x² प्लस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके जीरोज हमने क्या देखे? 1 और -5/2, ठीक है। अगर आपके पास इस इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने सम किया, रिलेशन देखा, तो वहां पर हमारे पास क्या निकल कर आया? -3/2। जब हमने इसका क्या किया? सम किया। और जब हमने इसका प्रोडक्ट किया तो हमारे पास -5/2 आया। ये क्या था? प्रोडक्ट था। अगर आपके पास कभी किसी इक्वेशन के जीरोस का सम और जीरोस का प्रोडक्ट दिया होगा, तो आप इन प्रोडक्ट और सम के जरिए से इस इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम इस इक्वेशन को फाइंड करके देखेंगे। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो आप एक इस कांस्टेंट को लेते हैं। कांस्टेंट ये एक ट्रिक है, ठीक है। एक इसके जरिए से आप निकाल सकते हैं x² माइनस सम ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो यानी सम ऑफ जीरोस जो होंगे प्लस प्रोडक्ट, ठीक है। यहां पर जब आप किसी इक्वेशन के सम को यहां पर रखेंगे और प्रोडक्ट को यहां पर रखेंगे, तो k की जगह कोई भी कांस्टेंट आप ले सकते हैं। तब जाकर वहां पर जो इक्वेशन आपको मिल जाएगी, वो इक्वेशन जो निकलेगी, उसके जो जीरोस होंगे उनका सम कुछ इस तरीके का होगा जो आपने यहां पर लिए होंगे, और प्रोडक्ट उन जीरोस का इस तरीके का होगा कि जो आपने ऑलरेडी यहां पर लिए हैं। तो मान के चलते हैं कि मेरे पास अब ये इक्वेशन नहीं है, मैं इस इक्वेशन को यहां पर लूंगा। मान के चलते कि मेरे पास जो सम ऑफ जीरोज हैं वो किसके बराबर है? -3/2, और प्रोडक्ट किसके बराबर है? -5/2। आपको इक्वेशन एक बतानी है कि जिसके जीरोज का सम ये होगा और प्रोडक्ट उसके जीरोज का ये होगा। यहां तक क्लियर है? तो चले इसको यहां पर लेते हैं कि कांस्टेंट लेते हैं x² यहां पर मैं पुट करता हूं माइनस सम, मेरे पास सम क्या है? -3/2, और x को लेंगे। इसी तरीके से मेरे पास प्रोडक्ट क्या है? -5/2। क्लियर है? तो k x² यहां पर माइनस माइनस प्लस, तो 4/2x, इसी तरीके से -5/2। यहां तक क्लियर है? तो अब मुझे k की जगह जो भी नंबर यहां पर, जो भी नंबर मैं चाहूंगा यहां पर मैं इसको रख सकता हूं। अगर मैं यहां पर 2 को रखूंगा तब जाकर ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक इक्वेशन सैंपल में आ जाएगी, यानी फ्रिक्शन में नहीं आएगी। तो अगर मैं k की जगह क्या लेता हूं? 2 लेता हूं, तो मेरे पास 2x² प्लस 4/2x माइनस 5/2। तो जब ये 2 अंदर में मल्टीपल हो जाएगा तो यहां पर ये 2x² बन जाएगा, और इस 2 से ये यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस 4x बन जाएगा। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -5x यहां पर निकलेगा। तो ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके जीरोस का सम ये है और जिसके प्रोडक्ट का सम ये है। तो ये आप देखिएगा, क्या यही इक्वेशन हमें यहां पर मिल गई जो यानी जो हमने इस रिलेशन के साथ हमने निकाली। हमने ये इस रिलेशन को इस्तेमाल करके इस इक्वेशन को फाइंड आउट किया। ये एक इसका पहला वे है। इसका दूसरा भी वे है, आप इसी को याद रखिएगा। जो जीरोज हैं, अगर हम उन जीरोज को ग्राफ के अंदर क्या करेंगे? प्लॉट करेंगे, यानी हम उस इक्वेशन को ग्राफ के अंदर उसके जीरोज दिखाएंगे, ठीक है। मान के चलते हैं ये क्या है? ग्राफ है। तो
उस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, उसके जो जीरोज होंगे, खाली कितने जीरोज होंगे, मैक्सिमम 2 जीरोज, ठीक है। जो वो जीरोज होंगे जहां पर भी वो ग्राफ के अंदर प्लॉट करेंगे, लेकिन वो हमेशा एक्स एक्स के ऊपर क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। ये आप याद रखिएगा। क्यों एक्स एक्सीज पर वो प्लॉट करते हैं, क्योंकि जब हम वाई को इस इक्वेशन के बराबर लेते हैं, यानी जब आप y को इस इक्वेशन के बराबर कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, जीरो आती है, ठीक है। क्योंकि जब उन जीरोस को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब इसका वैल्यू जीरो के ही बराबर आ जाता है। इसीलिए जब आप y को इस इक्वेशन के बराबर इस इक्वेशन के बराबर लेते हो, तब जाकर जो आपके वो जीरोज हैं होते हैं वो हमेशा एक्स एक्सिस पर क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। और इस यहाँ पर जो ये कर्व बन जाते हैं इसको हम पैराबोला कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। मैक्सिमम 2 जीरोज होते हैं जिस भी इक्वेशन की, यानी जहां पर भी वो पैराबोला एक्स एक्सिस पर लाइक करेंगे, जितने भी पॉइंट्स को वो टच करेगी वो तो मैक्सिमम पॉइंट्स यानी 2 को टच करेगी। तो जो भी वो 2 है उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो उस इक्वेशन की क्या होंगे, जीरोज होंगे। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। अगर ना समझ आए तो फिर से इसको देखिएगा, बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो बाकी जो एनसीईआरटी जो बुक है उसके क्वेश्चन जो हैं वो आप, मुझे लगता है कि आप वो आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा अब। थैंक यू।